वे तीनों ही जानते थे कि सूरज पिछले कुछ वक्त से काफी बिजी रहने लगा है। उसके पास कई फिल्म और शोज थे और कई फिल्मों के स्क्रिप्ट उसके मैनेजर के पास उसके लिए लगातार आ रहे थे। उन फाइलों का ढेर किसी पहाड़ जितना बड़ा हो गया था। कई चैनल्स सूरज को अपने किसी न किसी शो में एक गेस्ट के तौर पर बुलाना चाहते थे, लेकिन उसे अपने शो में बुलाने के लिए उन्हें एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। लोग समझ सकते थे कि ये मुश्किल सूरज की बढ़ चुकी फी होगी। बात पैसों की नहीं थी। सूरज ने ऐसे शोज में अपीयर होने की अपनी प्राइस काफी कम रखी थी। बात थी उसका जरूरत से ज्यादा बिजी होना। उनके शोज में जाने के लिए उसके पास कोई सूटेबल टाइम ही नहीं था। फिर कृतिका ने कैसे उसके इतने बिजी स्केड्यूल के बाद भी उसे यहाँ उनके शो में आने के लिए राजी कर लिया। शो के लास्ट इवेंट में गेस्ट एक्टर का अपने साथ लाए गए सेलिब्रिटी की उसकी परफॉर्मेंस में मदद से सामने वाले ओपोनेंट से कम्पीट करना होता था। हालांकि ये बात ऊपर ऊपर ही कही गई थी। कई सेलिब्रिटी ऐसे होते थे जिनका इंडस्ट्री में कोई दोस्त नहीं होता था। ऐसे में उन्हें अपनी मैनेजमेंट कंपनी के पास जाना पड़ता था, जो कि अपने पॉकेट से पैसे खर्च करके किसी पॉपुलर सेलिब्रिटी को उसके साथ परफॉर्म करने के लिए राजी कर उसकी हेल्प करते थे। कृतिका ने भी शायद इसी मेथड के जरिए सूरज को शो में बुलवाया था, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। क्या कृतिका के पास इतने पैसे थे कि वो सूरज को यहाँ आने के लिए पे कर सके, या फिर कहीं इस शो में आने के लिए जो पैसे उसे एक्स फाइल्स के प्रोडक्शन हाउस से मिलने वाले थे, वो सारे पैसे वो सूरज को उसकी फी के तौर पर दे देने वाली थी। हेलो हेलो एवरीवन। सूरज ने पोलाइटली सभी का अभिवादन किया। भले ही वो इस वक्त काफी पॉपुलर हो गया था, लेकिन उसके मन में अपनी पॉपुलैरिटी को लेकर रत्ती भर भी घमंड नहीं था। सूरज से तुलना करने पर सुब्रतो यही मात खा जाता था। लावण्या इमेजिन कर सकती थी कि आज के कंपटीशन का रिजल्ट क्या होने वाला है। सुब्रतो सूरज से मुकाबला कैसे कर सकता था। सुब्रतो को उसके साथ देखकर ऑडियंस सरप्राइज जरूर होती, लेकिन वो एक्साइटेड तब होते जब सूरज ऑडियंस को कृतिका के साथ नजर आता। सुब्रतो एक न्यूकमर था। उसकी पॉपुलैरिटी की एक सीमा थी। कितने लोग उसे जानते होंगे। जिस वेब ड्रामा से वो पॉपुलर हुआ था, उसमें भी उसके काम को बस लड़कियों ने ही तो पसंद किया होगा। उम्र में थोड़े बड़े लोग तो उसके नाम को भी नहीं जानते होंगे। लेकिन सूरज उससे अलग था। उसे हर जनरेशन के लोग पसंद करते थे। ये बात सही थी कि उसकी पॉपुलैरिटी सुब्रतो जितनी एक्सप्लोसिव नहीं थी, जिसे हर जगह जहां भी वो जाता था लड़कियां और यंग जनरेशन के लोग घेर लेते थे। सूरज के साथ ऐसा कभी नहीं होता था। वैसे भी मैच्योर हो चुके फैंस ऐसी बेवकूफी कभी भी नहीं करते थे, लेकिन वे सभी सूरज को जानते जरूर थे। उसे एक नजर देखने भर से ही वे उसे पहचान सकते थे। कुछ पल के लिए शॉक्ड रहने के बाद लावण्या को लगा कि सूरज का वहां आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सूरज की वैल्यू महिमा के सामने कुछ भी नहीं थी। वो उसके कंपेयर किए जाने के काबिल नहीं था। महिमा सेकंड्स में अपने ओपोनेंट को हरा देने वाली थी। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। मुझे आज की शो की तैयारियों को अच्छे से परखना है। तब तक तुम सब अपनी अपनी परफॉर्मेंस की तैयारियां कर लो, वर्गीस ने कहा। फिर उसने मेकअप आर्टिस्ट को हिदायत दी। मिस्टर सूरज के मेकअप को जल्दी से निपटाओ, वो कैमरे में अच्छे दिखाई देने चाहिए। वैसे सूरज के मेकअप में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला था। उसका स्क्रिप्ट उसे एक्स्ट्रा मेकअप करवाने की इजाजत नहीं देता था। उसे बस हल्की टचअप की जरूरत थी। उसके बाद वो परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाता। वहां से जाने के कुछ पल के बाद ही वर्गीस वापस वहां आ गया। सभी लोग तैयार हो जाएं। कुछ ही देर में शो का होस्ट बारी बारी से आप सभी को स्टेज पर आने के लिए इनवाइट करेगा। क्योंकि सूरज को एपिसोड के लास्ट में स्टेज पर जाना था, इसलिए उसने वहीं लाउंज में रुकना तय किया। स्टेज पर जाने की उसे कोई जल्दी नहीं थी। उनमें से कुछ पहले ही बैक स्टेज ओरिजिनल एक्टर्स से मिल चुके थे और उसका अभिवादन भी कर चुके थे। एपिसोड की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। शो की होस्टिंग दो लोग कर रहे थे। उन्होंने शो के इंट्रोडक्शन और छोटी मोटी एडवर्टीजमेंट से शो की शुरुआत की, और उसके बाद शो के फेमस फिल्मों के क्लिप को दिखलाना शुरू किया। वर्किंग स्टाफ ने फिल्मों के ओरिजिनल एक्टर्स को माइक्रोफोन पकड़ा दिया। वे उन माइक्रोफोन्स को पकड़े खुद के परफॉर्म किए गए रोल्स की वॉइसिंग कर रहे थे, जब उन्होंने पहले उस रोल को परफॉर्म किया था।
जब एक की वॉइसिंग पूरी होती तो वो चलते हुए फ्रंट स्टेज पर चला जाता था। एक्साइटेड ऑडियंस उनके लिए चीयर करती और तालियां बजाती थी। जब उन सभी ओरिजिनल एक्टर्स ने अपने अपने पार्ट की वॉइस कर ली तो वे सब उन्हें प्रोवाइड की गई जगह पर जाकर बैठ गए। उसके बाद होस्ट ने तेज आवाज में अनाउंसमेंट की, आइए अब हम लोग स्वागत करते हैं आज के कॉम्पिटिंग गेस्ट का, लावण्या एंड कृतिका। चाहे लावण्या और कृतिका के बीच कितना भी मनमुटाव क्यों न हो, इस वक्त उन्हें ऐसा दिखावा करना था जैसे वे एक दूसरे से काफी क्लोज हैं। वे दोनों ही मुस्कुराते हुए स्टेज पर आए। जब ऑडियंस ने कृतिका के नाम को सुना, वे सभी शॉक्ड हो गए। हे भगवान, द एक्स फाइल्स ने तो कृतिका को शो में इनवाइट कर लिया। मुझे किसी के थ्रू पता चला था कि आज के एपिसोड को उसी दिन टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा जिस दिन द परफॉर्मर के लिए पहले एपिसोड का प्रीमियर हो रहा होगा। तो एक्स फाइल्स सीधे सीधे द परफॉर्मर को चुनौती दे रही है। उनका कृतिका को अपने शो में लाने का यही मतलब है कि वे द परफॉर्मर के साथ फुल ऑन फाइट करने वाले हैं। लेकिन कृतिका को शो में बुलाने का क्या फायदा है? सच कहूँ तो कृतिका में टीवी ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक्सपीरियंस ही नहीं है। वो ज्यादा फेमस भी नहीं है, फिर भी वो चाहती है कि ऑडियंस उसकी वजह से द परफॉर्मर के अगेंस्ट चली जाए। ये तो एकदम से बेतुका ख्याल है। द एक्स फाइल्स को अपने शो में कृतिका को बुलाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। मुझे भी यही महसूस हो रहा है। अच्छा होता कि शो में कृतिका को एक गेस्ट एक्टर के तौर पर बुलाने की जगह प्रोडक्शन हाउस उसे शो के पीआर रिलेटेड वर्क के लिए बुलाता। मैं नहीं जानता कि एक एक्टर के तौर पर वो कैसे शो के इस एपिसोड की व्यूअरशिप रेटिंग को बढ़ाएगी। पर बात अगर शो की पीआर पब्लिसिटी की है तो वो आज के शो को सोशल मीडिया साइट्स पर आसानी से ट्रेंड करवा सकती है। छोटी से छोटी बात को भी इम्पोर्टेंट बनाकर कैसे उसे ट्रेंड में लाना है, इसमें कृतिका का कोई जोर नहीं है। ऐसी ही बातचीत ऑडियंस की लगभग सभी सेक्शन में हो रही थी। वे सब इस पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत थे। सिर्फ एक छोटे से ऑडियंस सेक्शन ने इन चीजों को लेकर कुछ भी नहीं कहा और वे चुप रहे। उनका सोचना था कि कुछ भी कहने से पहले उन्हें चीजों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। तभी ऑडियंस में से किसी ने कहा, हालांकि कृतिका इस एपिसोड की व्यूअरशिप रेटिंग को बढ़ाने में कुछ खास हेल्प नहीं कर सकती है, लेकिन इस एपिसोड के जरिए द एक्स फाइल्स एक खास मैसेज ऑडियंस और द परफॉर्मर को जरूर देना चाहती है। वो मैसेज ये है कि उन्हें द परफॉर्मर से कोई डर नहीं है और वे खुद ही उससे टक्कर लेना चाहते हैं। वो खुलेआम उससे कह रहे हैं कि आओ देखते हैं कि हम दोनों में से किसकी व्यूअरशिप रेटिंग ज्यादा होती है। वैसे भी कृतिका वो लड़की है जिसके साथ द परफॉर्मर की जोरदार फाइट हुई थी। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वे दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। और वो कहावत तो हम सबने सुनी है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कृतिका को अपने शो में इनवाइट कर द एक्स फाइल्स ने सच में शो के अपने इस एपिसोड को काफी एक्साइटिंग बना दिया है। लेकिन द परफॉर्मर का ये एपिसोड उनका प्रीमियर एपिसोड होने वाला है। ऐसे में उनकी व्यूअरशिप रेटिंग डेफिनेटली द एक्स फाइल्स से हायर ही रहेगी। द एक्स फाइल्स अपने थर्ड एपिसोड से कैसी द परफॉर्मर के पहले एपिसोड की रेटिंग्स को टक्कर देगी, ये तो बात की बात है। देखना ये होगा कि इसके बाद मैक्स ओके चैनल आगे क्या कदम उठाएगी। इधर स्टेज पर दोनों होस्ट आपस में बातें कर रहे थे, जिनमें ज्यादातर बातें मजाक के तौर पर हंसने हंसाने के लिए कही जा रही थी। जल्दी ही वे ग्रुप्स में बंटने लगे। ओरिजिनल एक्टर्स को दो ग्रुप में बंटना था। अलग अलग ग्रुप में बंट जाने के बाद उन दोनों ग्रुप को कृतिका और लावण्या में से किसी एक को अपने अपने ग्रुप में चूज करना था। ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। कृतिका और लावण्या दोनों ही ओल्ड कॉम्पिटिटर्स रह चुके हैं, है ना? हाँ, सही कहा तुमने। अब तो मैं भी इन दोनों को लेकर एक्साइटेड हो गया हूँ। इधर स्टेज पर दोनों पार्टीज ने कुछ कुछ गेम्स के थ्रू एक दूसरे से compete करना शुरू कर दिया था। सभी एपिसोड में होने वाले कॉम्पिटिटिव गेम्स एक जैसे ही होते थे। उन्हें देखते हुए ऑडियंस मेंबर खुश तो जरूर हो रही थी, लेकिन सरप्राइज नहीं। अब बारी आती है दूसरे राउंड की। होस्ट ने कहा, दोनों ग्रुप अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को लॉट्स ड्रॉ करने के लिए भेजेंगे। पहला लॉट ये डिसाइड करेगा कि आपको कौन से डायलॉग्स बोलने हैं और दूसरा लॉट ये डिसाइड करेगा कि उन डायलॉग्स को बोलते हुए आपके इमोशंस कैसे होंगे। दोनों ग्रुप ने कृतिका और लावण्या को आगे भेज दिया। पहले मैच के रिजल्ट के अकॉर्डिंग लावण्या पहले लॉट्स ड्रॉ करेगी। होस्ट ने कहा। लावण्या स्टेज के सामने आ गई।
वहां कुछ शीशे के ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस पड़े हुए थे। हर बॉक्स में ढेर सारी पर्ची थी, किसी में लाल तो किसी में नीले तो किसी में हरे। स्टेज के सामने आने के बाद लावण्या ने ऑडियंस से सवाल किया, मुझे कौन से बॉक्स से चिट लेनी चाहिए? ऑडियंस उसके सवाल पर जोर से चिल्लाने लगे, लाल वाली, ब्लू वाली, नहीं नहीं नहीं, हरी वाली। तो मैं कौन से चिट लूं? क्या आप लोग मुझे कोई एक आंसर देंगे? लावण्या बारी बारी से उन सभी बॉक्सेस के पास जाते हुए बोली। तब उसके ग्रुप के किसी सीनियर एक्टर ने कहा, लाल वाले चिट, रेड इज माय फेवरेट। ठीक है फिर, मैं अपने ग्रुप मेंबर की बात मानकर लाल वाले चिट उठाती हूँ, कहते हुए लावण्या ने लाल वाली पर्ची उठा ली। जैसे ही उसने उस पर्ची को खोला तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो गई। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। एक टंग ट्विस्टर, होस्ट ने हंसते हुए कहा। चलो अब दूसरा लॉट ड्रॉ करें, देखिए कि इस लाइन के साथ तुम्हें कौन से एक्सप्रेशंस को यूज करना है। लावण्या ने रैंडमली एक चिट को उठाया और होस्ट की तरफ बढ़ा दिया। उस चिट को पढ़ने के बाद होस्ट ने कहा, तुम्हें ऐसे इमोशंस को यूज करना है मानो किसी माँ के बच्चे को किसी से उससे छीन लिया गया है। मुझे तैयार होने के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए, लावण्या ने कहा और खुद के इमोशंस पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। कुछ पल के बाद उसने कहा, ठीक है मैं अब तैयार हूँ। स्टेज पर मौजूद दूसरे सभी लोग स्टेज के पिछले किनारे पर चले गए और सेंटर स्टेज को खाली करवा दिया गया ताकि लावण्या अपनी परफॉर्मेंस दे सके। नहीं! लावण्या डर से चीख उठी। उसने तड़पते हुए अपने दोनों हाथों से अपने सिर को थाम लिया। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। इतना कहने के बाद वो स्टेज पर इधर उधर भागी और स्टेज पर मौजूद लोगों को पकड़ते हुए उस लाइन को पूरा करने लगी। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इसके बाद वो रोने लगी, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। खड़क सिंह की खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। वहां मौजूद ऑडियंस पूरी तरह शॉक्ड हो गई। उसके इमोशंस ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं थे जैसे उसने अपने बच्चे को खो दिया है। वो लड़की ऐसे इमोशंस दे रही थी मानो वो कोई पागल औरत है जो अभी अभी मेंटल असाइलम से भागी है। ये बिना आंसू के रोना कैसा रोना हुआ यार? उसका बच्चा कोई छीन कर भाग गया है, उसे बच्चे को ढूंढने की एक्टिंग करनी चाहिए, लेकिन ये तो बस इधर उधर किसी पागल की तरह भाग रही है। माना कि सीन के हिसाब से उसे मिला डायलॉग सही नहीं है, पर वो अपने इमोशंस को तो सही रख सकती है ना। ये परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जब लावण्या की 2 मिनट की परफॉर्मेंस खत्म हुई तो ऑडियंस उससे जरा भी इम्प्रेस नजर नहीं आई। वो उसके लिए तालियां बजाने के मूड में जरा भी नहीं थे। ऑडियंस को कंट्रोल करने और गाइड करने के लिए जो वर्किंग स्टाफ वहां मौजूद था, उन्होंने अपने हाथ को हिलाकर ऑडियंस को क्लैप करने को कहा। हालांकि रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले उन्होंने ऑडियंस की क्लैपिंग और चीयर करने की एक क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन इस क्लिप का इस्तेमाल एपिसोड के टेलीकास्ट के वक्त ही किया जा सकता था। लाइव परफॉर्मेंस के वक्त वहां मौजूद ऑडियंस को ही परफॉर्मर को चीयर करना था। वे किसी भी परफॉर्मर की परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज्यादा बेरुखे नहीं हो सकते थे, इसलिए ना चाहते हुए भी ऑडियंस को बेमन से एक दो क्लैप करने के लिए मजबूर हो जाना पड़ा। ऑडियंस के इस रिएक्शन को देखने के बाद लावण्या बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट को ला पाई। वो काफी ऑकवर्ड फील कर रही थी, उसका चेहरा पूरी तरह से उदास हो गया था। ऐसे में होस्ट को आगे आकर बिगड़ी चीजों को संभालना पड़ा। शॉकिंग! लावण्या की परफॉर्मेंस काफी शॉकिंग थी। ऐसे फनी लाइंस के साथ तकलीफ से भरे इमोशंस को इतने कम वक्त में अपने चेहरे पर लाना काफी मुश्किल काम था। होस्ट की उस बात को सुनने के बाद लावण्या के चेहरे पर आई उदासी थोड़ी कम हो गई। उस होस्ट ने जल्दी से आगे कहा, अब लॉट ड्रॉ करने की बारी कृतिका की। कृतिका फ्रंट स्टेज पर जहां शीशे के बॉक्स रखे थे उसके पास आ गई। उसने लावण्या की तरह ऑडियंस से बेफालतू की गपशप करने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उसने सीधे सीधे एक पर्चा रैंडमली किसी बॉक्स से निकाल लिया। ये देखकर ऑडियंस बौखला उठी। ये लड़की कम से कम हमसे एक बार बात तो कर सकती थी ना, क्या जरूरत थी तुम्हें इतनी जल्दी पर्ची उठाने की? ऑडियंस का गुस्सा अपनी जगह सही भी था और गलत भी।
वे सभी कृतिका के इस बिहेवियर को लेकर कुछ ना कुछ जरूर कह रहे थे। जो लोग चिल्ला रहे थे उनकी बातें साफ साफ किसी को सुनाई दे रही थी, लेकिन इतना तो सभी को समझ में आ गया था कि ऑडियंस मेंबर में एक अलग ही एनर्जी आ गई थी। उनके रिएक्शंस पर तुरंत कैमरे ने फोकस कर लिया। सभी कैमरे अब ऑडियंस की तरफ मुड़ गए थे। उनका रिएक्शन लावण्या के परफॉर्मेंस के हो जाने के बाद के रिएक्शन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इधर लावण्या अपनी सीट पर बैठ रही थी। कैमरे का फोकस इस वक्त उस पर नहीं था। उसका चेहरा पल भर में काला पड़ गया। अभी स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस के दौरान उसने ऑडियंस को कई हिंट्स दिए थे, लेकिन तब उन्होंने जरा भी रिएक्ट नहीं किया। दूसरी तरफ कृतिका ने स्टेज पर जाने के बाद बिना कुछ किए ही ऑडियंस से ऐसा रिएक्शन हासिल कर लिया। उसके पास ऑडियंस को फेस करने का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था। फिर उसने ऐसा रिएक्शन कैसे हासिल कर लिया? क्या ऑडियंस मेंबर बेवकूफ है? ये बात साफ थी कि लावण्या ने ऑडियंस रिएक्शन को पाने के लिए जो कुछ किया था वो एक्चुअल में जरूरत से ज्यादा हो गया था। अगर वो एक बार वो सवाल करती कि मैं कौन से चिट चुनूं तो बात अलग होती, लेकिन उसने यही सवाल 3-4 बार ऑडियंस से पूछा था। पहली बार तो ऑडियंस को उसका सवाल इंटरेस्टिंग लगा, शायद दूसरी बार भी, लेकिन तीसरी बार वे बोर हो गए। किसी शो के दौरान एक ही चीज को ज्यादा बार रिपीट किया जाए तो ऑडियंस हमेशा बोर होने लगती है, चाहे वो शो कोई भी क्यों ना हो। वो उम्मीद कर रहे थे कि सभी लोग कृतिका की तरह डायरेक्ट और फास्ट काम करते। अगर कृतिका ने भी लावण्य वाली बात दोहराई होती या वैसे ही कोई रिपीट करने वाली बात कही होती तो ऑडियंस उसके परफॉर्मेंस के शुरू होने से पहले उससे बोर हो जाती। लेकिन किसने सोचा था कि कृतिका एक्चुअल में ऐसा कुछ करेगी ही नहीं। वे नहीं जानते थे कि क्या कृतिका ऐसा जानबूझकर कर रही है, ऑडियंस से इंटरेक्ट नहीं करना और चीजों को इतनी तेजी से करना कि उन्हें रिएक्ट करने तक का मौका ना मिल पाए। कृतिका की तेजी के कारण होस्ट के पसीने छूटने शुरू हो गए थे। मैंने तुमसे चिट चुनने को कहा भी नहीं और तुम मेरे कहे बगैर ही ये काम कर गए। सच में? क्या आपको बार बार एक ही चीज कहना पसंद है? कृतिका ने कंफ्यूज होकर उस होस्ट को देखा। कृतिका ने क्या रिप्लाई किया है? उसने होस्ट की कमजोर नस पकड़ ली। सिर्फ इस होस्ट की नहीं बल्कि अनजाने में ऐसे सभी होस्ट की नस पकड़ ली है कृतिका ने। नॉर्मली मैंने उसे इंटरनेट पर लोगों को अटैक करते हुए देखा है। मैंने सोचा नहीं था कि एक्चुअल में ये लड़की इतनी क्यूट होगी। इंटरनेट की कृतिका और रियल लाइफ की कृतिका में काफी अंतर है। ऑडियंस अब पॉजिटिव वे में शोरगुल करने लग गई थी। वो होस्ट मुस्कुरा उठा। नहीं, पसंद तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तुम अपना लॉट ड्रॉ कर चुकी हो, यानी कि अब तुम्हारे पास पछताने के सिवा और कोई चारा नहीं। ओ ऐसा क्या? कृतिका ने फिर से कंफ्यूज होते हुए जवाब दिया और साथ ही साथ एक सवाल भी कर दिया। फिर इसकी क्या गारंटी है कि अगर मैं आपके कहने के बाद चिट उठाती तो मुझे पछताना नहीं पड़ता? वो होस्ट हक्का बक्का रह गया। पहली बार कोई शाहिद का मजाक बना रहा है। शाहिद के एक्सप्रेशंस तो देखो, बेचारे से ना कुछ बोलते बन रहा है ना ही चुप रहते। ठीक है, तो अब मैं अपनी चिट की लाइंस पढ़ती हूँ। कृतिका ने ऑडियंस की तरफ देखते हुए कहा। अरे वाह, इसने तो ऑडियंस से भी बात करना शुरू कर दिया। शाहिद बेचारों की तरह लाचार दिखने का दिखावा करते हुए ऑडियंस की तरफ लाचारी भरे एक्सप्रेशंस के साथ देखने लगा। उसे अपना काम काफी अच्छे से आता था। उसके एक्सप्रेशंस को देख ऑडियंस खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर कृतिका ने उसे मिले डायलॉग को पढ़ा। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, एक सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। उस डायलॉग को सुनने के बाद शाहिद ने कहा, इस डायलॉग को कहना आसान नहीं होगा। इसका ओरिजिनल वर्जन लोगों के दिलों में बैठा हुआ है। एक चुटकी भर सिंदूर, बस इतना ही कहने भर से लोगों के मन में फिल्म और फिल्म के ओरिजिनल सीन की इमेज उभर आएगी। हाँ, जिस इमोशन के साथ इस डायलॉग को फिल्म में कहा है, अगर उसमें हल्का सा भी बदलाव हुआ तो मेरे जैसे सभी लोगों को ये काफी फनी लगेगा। कृतिका के लिए डायलॉग काफी मुश्किल होने वाला है। मैं बस कोशिश कर सकती हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो। इसके अलावा इस डायलॉग को किस इमोशन के साथ कहना है वो पर्ची मैंने अभी चूज नहीं की है। शायद किस्मत से मेरे हाथों में कोई ऐसी पर्ची आ जाए जिससे कि मैं इस डायलॉग को सही इमोशंस के साथ बोल सकूं। कृतिका ने कहा और फिर आगे बढ़कर एक दूसरी बॉक्स से चिट निकालने लगी।
लेकिन जो पर्ची उसके हाथ में आई उसे पढ़ने के बाद वो खुद ही अपना पेट पकड़कर हंसने लग बैठी। उसकी खिलखिलाहट रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर तक हंसते रहने के बाद वो बोली, क्या मैं शो की रिकॉर्डिंग छोड़ सकती हूँ? ये कंपटीशन मेरे लिए कुछ ज्यादा ही मुश्किल बनते जा रहा है। आखिर ऐसा कौन सा इमोशन वाला चिट उठा लिया कृतिका ने? ऑडियंस उसके रिएक्शन को देखकर पूरी तरह से क्यूरियस हो गई थी। शाहिद ने आगे आकर कृतिका के हाथ से वो चिट ले ली और उस चिट को पढ़ने के बाद वो कृतिका से ज्यादा तेज खिलखिलाकर हंसा। कृतिका की किस्मत सच में काफी बुरी है। अब मेरा दिल भी उसके लिए रोने लगा है। फिर शाहिद ने कृतिका के चिट में मेंशन किए गए इमोशनल सिचुएशन को पढ़कर ऑडियंस को सुनाया। कृतिका को एक मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट के इमोशंस को दिखाना है, जो कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर भी है। ऑडियंस पूरी तरह से हैरान हो गई और फिर एकदम से ठहाका लगाते हुए अपना पेट पकड़कर हंसने लगी। हे भगवान, ये लड़की ये कैसे परफॉर्म करेगी? शायद कृतिका की किस्मत पहली बार उसे धोखा दे रही है। कृतिका अचानक से फर्श पर गिर पड़ी। अपने सिर को नीचे करने के बाद उसने देर तक कुछ भी नहीं कहा। ऑडियंस को फाइनली महसूस हुआ कि कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है। वो एकदम से सब शांत हो गए। उस पल में कृतिका ने अपने सिर को उठाया, तब उसकी आंखें किसी खूंखार औरत की तरह सख्त हो चुकी थी। उसकी आंखों में किसी भी तरह के इमोशंस नहीं थे। वो एक क्रूर और पत्थर दिल लड़की लग रही थी। एक चुटकी, एक चुटकी, कृतिका ने धीमी और गरगराती आवाज में कहा। सिंदूर की कीमत। उसकी आवाज सर्द थी, मानो वो खुद से ही पुतपुताकर बातें कर रही हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगी रमेश। कृतिका ने उस डायलॉग को इम्प्रोवाइज कर दिया। ऑडियंस के बदन की रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने झट से अपने हाथ और कंधे को जोर से अपने हाथ से सहलाया। वे कृतिका से बुरी तरह डर गए थे। आज मैं तुम्हें बताऊंगी इस चुटकी भर सिंदूर की कीमत, कहते हुए कृतिका ने अपने बालों के चूड़े में बने लंबे वाले पिन को निकाला, मानो वो उस हेयर पिन को रमेश, जिसे वो हवा में अपने सामने इमेजिन करने की एक्टिंग कर रही थी, उसके गले में घुसेड़ देने वाली थी। बाप रे बाप, ये काफी डरावना है। एक इमोशनल और फनी डायलॉग को इस लड़की ने कितनी आसानी से खूंखार बना दिया। इससे पहले इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप में की गई कृतिका की परफॉर्मेंस के बारे में इंटरनेट यूजर्स ने कहा था कि उसकी एक्टिंग काफी अच्छी है। बाद में जब मैंने कंपटीशन के रिकॉर्डेड वर्जन्स को देखा तो मुझे भी यही लगा था कि वो लोग गलत नहीं कह रहे थे। लेकिन फिर भी उस रिकॉर्डेड वर्जन की तुलना में कृतिका को लाइव परफॉर्म करते हुए देखने का तो जवाब ही नहीं है। तो कृतिका को लाइव परफॉर्म करते हुए देखना ऐसा लगता है, सच में मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उसकी परफॉर्मेंस की रिकॉर्डेड क्लिप्स को देखने के बाद मुझे लगा कि कृतिका का इमोशनल पहलू थोड़ा कमजोर है, लेकिन वो मेरी गलतफहमी थी। आज उसे लाइव परफॉर्म करते हुए देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इंसानी भावनाओं पर उसका कंट्रोल कितना स्ट्रांग है। कृतिका का पूरा बदन उसे मिले कैरेक्टर के साथ लय में था। जो लाइंस उसे कहने थे वो सीरियस थे। अगर वो उसे ठीक से नहीं कह पाती तो हमें वो फनी भी लगने चाहिए थे। लेकिन कृतिका ने उन लाइंस को पल भर में अपने इमोशंस से डरावना बना दिया। उसने उस डायलॉग को इम्प्रोवाइज भी किया। शो के रूल्स में ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि आपको टिट्टो वही डायलॉग बोलना है जो कि आपकी चूज किए गए चिट में होंगे। उस डायलॉग को इम्प्रोवाइज करना उसकी ब्रिलियंस को दर्शाता है। अपनी परफॉर्मेंस को पूरी कर लेने के बाद कृतिका अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसने देखा कि हर एक ऑडियंस मेंबर शॉक्ड और सरप्राइज था। वे सब शांत थे। कृतिका दिल ही दिल में घबरा गई। उसने मन ही मन खुद से सवाल किया, इन्हें मेरी परफॉर्मेंस बहुत खराब लगी या ये लोग मेरी परफॉर्मेंस से डर गए हैं? कृतिका ने अपने सिर को झुकाया और शांत हो चुके उस माहौल में हलचल लाने की कोशिश की। मेरा परफॉर्मेंस खत्म हो गया है। आप चाहें तो अब तालियां बजा सकते हैं या फिर अंडे और टमाटर स्टेज पर मेरे ऊपर फेंक सकते हैं। फिल्मों में ऐसा कई बार होते हुए देखा है मैंने। अगर ऑडियंस को लाइव परफॉर्मेंस के दौरान किसी की परफॉर्मेंस पसंद नहीं आती है तो वो उसके ऊपर अंडे और टमाटर बरसाने लगते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। कृतिका की बातें सुनने के बाद फाइनली ऑडियंस को होश आया। वो खड़े होकर जोरों से तालियां बजाने लगे। तुमने कमाल कर दिया कृतिका, तुम कमाल की एक्टिंग करती हो। मैं तो इतना डर गई थी कि टाइम पर रिएक्ट करना ही भूल गई।
तुमने अपनी परफॉर्मेंस से ओरिजिनल फिल्म के इस सीन को मेरे दिमाग से गायब ही कर दिया है। मुझे अब ये डायलॉग हमेशा तुम्हारी परफॉर्मेंस को लेकर ही याद आएगा। सच में कृतिका, मुझे अफ़सोस हो रहा है कि क्यों मैंने इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप की टिकट्स को परचेज़ नहीं किया। मेरी ब ऑडियंस धीरे-धीरे और भी ज़्यादा एक्साइटेड होती जा रही थी। तालियों की आती आवाज़ देर तक गायब नहीं हुई। वे देर तक क्लैपिंग करते रहे और कृतिका की परफॉर्मेंस को आपस में डिस्कस भी। उनकी एक्साइटमेंट उनके चेहरे पर साफ-साफ दिखाई दे रही थी। ब्रॉडकास्टिंग के इंचार्ज ने भी एक्साइटेड होते हुए तुरंत अपने कैमरा स्टाफ से कहा, कैमरा नंबर 1 जल्दी से कृतिका पर जूम करो। कैमरा नंबर 2 और 3 तुम दोनों ऑडियंस के रिएक्शन को अच्छे से रिकॉर्ड करो। शो की रिकॉर्डिंग के शुरू होने से पहले उन्होंने सच में ऑडियंस की क्लैपिंग और शाउटिंग के कुछ वीडियो शूट कर लिए थे, लेकिन वो सब दिखावटी रिएक्शन था। दूसरे शब्दों में एक पेड वर्क या फिर पेड एक्टिंग। उसे रियल क्लैपिंग और शाउटिंग से कैसे कंपेयर किया जा सकता था? इस वक्त कृतिका के लिए जो तालियां बज रही थी वो सच्ची और असरदार थी। यहाँ तक कि ऑडियंस, जो कि बाद में टेलीविजन स्क्रीन पर इस एपिसोड को देखने वाले थे, वो भी स्टूडियो में मौजूद ऑडियंस की एक्साइटमेंट और कृतिका के लिए उनकी तरफ से की जा रही तारीफ को देख सकते थे। लावण्य अपनी सीट पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे की ऑकवर्डनेस अभी कुछ पहले ही ठीक हुई थी कि वो फिर से गुस्से में लाल हो उठी। इन ऑडियंस की प्रॉब्लम क्या है? जब उसकी परफॉर्मेंस कंप्लीट हुई तो उन्होंने बस दिखावे के लिए और उसे दिलासा देने के लिए एक दो बार क्लैपिंग की। उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन अब जब कृतिका की परफॉर्मेंस पूरी हो गई है तो वे अच्छे खासे एक्साइटेड हो गए हैं। क्या सच में उसका खुद का परफॉर्मेंस काफी खराब था? उसे तो कृतिका की परफॉर्मेंस ज्यादा कुछ खास नहीं लगी। इन ऑडियंस मेंबर्स को पता नहीं कि अच्छी परफॉर्मेंस को कैसे जज किया जाता है। जब फाइनली ऑडियंस थोड़ी शांत हुई तो शाहिद ने कहा, ठीक है तो फिर अब हम कुछ एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं। इस दौरान हमारे गेस्ट थोड़ी देर के लिए आराम करेगी। हर राउंड के बीच में 10 मिनट तक कुछ एडवर्टीजमेंट्स दिखाए जाने वाले थे। इस तरह से हर राउंड के बाद सभी गेस्ट 10 मिनट तक के लिए आराम कर सकते थे। कृतिका और बाकी सभी वापस से बैक स्टेज लौट गए। पहले उन्होंने थोड़ा पानी पिया और फिर मेकअप आर्टिस्ट ने उनके मेकअप को हल्का सा टचअप दे दिया। वर्गीस ने बैक स्टेज आने के बाद सभी से कहा, आज के दिन आप सभी को काफी मेहनत करनी पड़ रही है। मैं जानता हूँ कि आप सब काफी थक गए होंगे, लेकिन फाइनल राउंड अभी भी बाकी है, इसलिए थोड़ी देर तक के लिए आप लोगों को वैसे ही हार्ड वर्क करते रहना होगा जैसे आप सब आज के एपिसोड में अभी तक करते आए हैं। कृतिका, लावण्या, तुम दोनों को अपनी फाइनल प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में तुम दोनों को परफॉर्म करना है। महिमा, सूरज, सुब्रतो और बाकी के सभी गेस्ट, आप सब भी जरूरी तैयारी कर लें। वर्गीस ने कहा, अगर आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझसे बेझिझक कहिएगा। लावण्य ने एक पल के लिए सूरज को देखा और फिर वो कृतिका को देखने लगी। कृतिका, क्या फाइनल परफॉर्मेंस के लिए तुमने बस सूरज को यहाँ आने के लिए इनवाइट किया है? स्क्रिप्ट के हिसाब से तुम्हें और मुझे दोनों को ही 2 लोगों की जरूरत थी। क्या एक से तुम्हारा काम बन जाएगा? अब तक बस एक मिस्ट्री गेस्ट का यहाँ होना, यानी कृतिका, एक के अलावा किसी और को नहीं ढूंढ पाई है। वैसे सूरज को यहाँ बुला पाना ही कृतिका के खुद के स्टेटस के हिसाब से काफी शॉकिंग था। लेकिन क्या वो किसी और को भी फाइनल परफॉर्मेंस के लिए बुला सकती है? नहीं, ऐसा करने की उसमें काबिलियत नहीं। सूरज को यहाँ बुलाने के लिए कृतिका को लोहे के चने चबाने पड़ गए होंगे। उसने अपना एक एक पैसा इसमें बहा दिया होगा और अपने सारे कनेक्शन को उसने यूज कर लिया होगा। इस दौरान कृतिका ने अपनी ड्रेस बदलकर फाइनल परफॉर्मेंस में पहनने के लिए लाई अपनी ड्रेस पहन ली थी। जैसे ही वो अपनी ड्रेस चेंज कर चेंजिंग रूम से बाहर आई, लावण्या ने उससे ये सवाल किया। कृतिका ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, एक्चुअल में 2 लोग और भी हैं जो मेरे साथ फाइनल परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए आने वाले हैं। 2 और? लावण्य खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऐसा है तो उन्हें तो अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था ना। हम लास्ट सेगमेंट की शूटिंग करने की तैयारी में लगे हुए हैं। अगर तुम्हारे गेस्ट टाइम से नहीं आते हैं तो क्या तुम पूरे प्रोडक्शन टीम को उनके आने तक के लिए वेट करने के लिए कहना चाहती हो? प्रोडक्शन टीम को छोड़ो, क्या तुम मुझे और मेरे साथ आए गेस्ट को भी वेट करवाना चाहती हो? चलो, हमारी बात भी छोड़ो, क्या तुम बाहर बैठी ऑडियंस को भी अपने मिस्ट्री गेस्ट के आने तक इंतजार करवाना चाहती हो?
लावण्य की बातें सुनकर वर्गीस का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। कृतिका अपनी हैसियत के हिसाब से एक एक्टर को ला पाई, यही उसके प्रोडक्शन ग्रुप के लिए काफी था। जब उन्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं तो वो अब किस बात को लेकर कृतिका को खरी खोटी सुना रही है। लेकिन वर्गीस को जिस एक बात की कमी खल रही थी वो ये थी कि उसका बस किसी एक एक्टर को शो में ला पाना उसकी और उसकी प्रोडक्शन टीम की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था। उसका हेड डायरेक्टर इस एपिसोड के थ्रू द परफॉर्मर के प्रीमियर एपिसोड से फाइट करना चाहता था, लेकिन जिन सेलिब्रिटीज की प्रेजेंस उसके शो के इस एपिसोड के लिए वहां मौजूद थी, वो बमुश्किल ही द परफॉर्मर के प्रीमियर एपिसोड को टक्कर दे सकती थी। हालांकि महिमा एक बहुत ही रिस्पेक्टेड एक्ट्रेस थी, लेकिन उसकी फैन बेस की एक लिमिट थी। उन्हें पसंद करने वाले बीते जनरेशन के लोग थे, जो कि प्रेजेंट टाइम में पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बन चुके थे। उनके आगे के लोग बमुश्किल ही ऐसे एंटरटेनमेंट बेस्ड शो को देखते थे। उनके टेलीविजन स्टेशन ने इस बात को लेकर एक डेटा इकट्ठा किया था। रात के 9 बजे के समय में इस उम्र के ज्यादातर लोग टीवी पर दिन के आखिर की न्यूज सुनना पसंद करते थे। उन्हें ये जानने में ज्यादा दिलचस्पी रहती थी कि देश में आज क्या क्या घटित हुआ है। रही बात महिलाओं की, तो वे हमेशा की तरह सास बहू वाले टीवी सीरियल्स में बिजी रहते थे। एंटरटेनमेंट बेस्ड शो के ज्यादातर ऑडियंस यंग जनरेशन के ही लोग थे, और इस यंग जनरेशन को महिमा में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। वैसे लोग जिनकी उम्र 15 से 20 की थी, वे तो महिमा को जानते तक नहीं थे। इस वजह से आज के मिस्ट्री गेस्ट सेक्शन को देखने के लिए ऑडियंस एक्साइटेड नहीं होने वाले थे। ना तो पेड ऑडियंस और ना ही एपिसोड के टेलीकास्ट होने पर घर पर बैठकर शो देखने वाली ऑडियंस। हाँ, लावण्य मैडम सही कह रही है। तुमने ही कहा था ना कि तुम्हारे गेस्ट एपिसोड के लास्ट सेक्शन की रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले यहाँ आ जाएंगे। अब फाइनल सेगमेंट की रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने वाली है और तुम्हारे गेस्ट अब तक नहीं आए हैं। कहाँ हैं तुम्हारे गेस्ट? तुम क्या पहले से मन बना चुकी हो कि आज तुम्हें ऑडियंस को भी वेट करवाना है? सभ्या ने असभ्यता दिखाते हुए कृतिका से सवाल किया और उसे ताना भी मारा। दूसरे गेस्ट एक्टर ने जब ये सुना तो पुनः सभ्या के वहां के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश को बंद करने की कोशिश की। अभी भी रिकॉर्डिंग को शुरू होने में टाइम है, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। जब उन्होंने देखा कि कैसे लावण्य और उसके असिस्टेंट कृतिका को परेशान कर रहे हैं, तो उन्हें उसके लिए थोड़ा बुरा फील होने लगा। लेकिन उनकी बात सुनकर महिमा चिढ़ पड़ी। इस शो की रिकॉर्डिंग के बाद भी मेरे पास एक जरूरी काम है। हमें और कब तक फाइनल सेगमेंट की शूटिंग को शुरू करने के लिए वेट करना होगा? महिमा मैम, हमारे पास आराम करने के लिए अभी 10 मिनट तो है ना। आप प्लीज गुस्सा ना होइए। सूरज ने धीमी आवाज में मुस्कुराते हुए कहा। सच में फाइनल सेगमेंट को फिल्माने में अभी कुछ वक्त बाकी था, फिर ये लोग इतनी हड़बड़ी क्यों दिखा रहे थे? क्या इन्हें कोई बस पकड़नी थी? लावण्य के चेहरे पर एक सर्द भरी मुस्कान उभर आई। उसने सूरज से कहा, इस 10 मिनट का क्या फायदा? अगर वे अब तक यहाँ नहीं आए हैं, तो क्या अगले 10 मिनट में वे यहाँ आ पाएंगे? फिर उसने उसी सर्द बेरुखी मुस्कुराहट के साथ कृतिका को देखा। कृतिका, अब तो हमें सच बता दो, ऐसे इंतजार करवा करवा कर और कितना इरिटेट करने वाली हो तुम हमें। अगर तुम्हारी हेल्प के लिए कोई और गेस्ट नहीं आने वाला है, तो तुम्हें ये बात हमें सीधे सीधे कह देनी चाहिए। ऐसे बेकार में हमारा टाइम वेस्ट करवाने का क्या फायदा? भले ही कम गेस्ट को ला पाने के कारण तुम्हें ओरिजिनल एक्ट्रेस से कुछ बातें सुननी पड़ेगी, लेकिन प्रोडक्शन टीम को नुकसान पहुंचाने से तो ये अच्छा ही रहेगा ना। नुकसान और प्रोडक्शन टीम को? ये तो लावण्य ऐसे बोल रही है जैसे कृतिका जानबूझकर एक्स फाइल्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। मानो द परफॉर्मर वालों ने कृतिका को अपना एक जासूस बनाकर द एक्स फाइल्स की शूटिंग को बिगाड़ने के लिए यहाँ भेजा है। अभी आराध्या गुस्से में लावण्य पर आग बरसाने ही वाली थी कि बैक स्टेज का दरवाजा ओपन हुआ। सॉरी सॉरी, हमें आने में देर हो गई। आप सबको हमारी वजह से थोड़ा सा इंतजार करना पड़ गया। उसके लिए वी आर वेरी सॉरी। उन दो लोगों की आवाजों को सुनते ही सूरज एकदम से रिलैक्स्ड होकर मुस्कुरा उठा। फाइनली ये लोग आ गए, अब कोई कृतिका को तंग नहीं करेगा। उन दो लोगों की आवाज को सुनकर सभी शॉक्ड हो गए और पीछे पलटकर देखने लगे। पीछे पलटते हुए उन सभी ने दिवाकर और तल्पेश को कमरे के अंदर आते हुए देखा। ये अचानक से क्या हुआ? ये दिवाकर और तल्पेश यहाँ कैसे आ पड़े? कहीं ये वही दो लोग तो नहीं जिनका कृतिका इंतजार कर रही थी?
दिवाकर और तल्पेश को इस शो में आने के लिए इनवाइट करना, ये तो सरासर गलत है। उन दोनों के कृतिका के साथ होने के बाद क्या कोई सपने में भी कृतिका को हरा पाएगा? लेकिन इस लड़की ने इन दोनों को अपने साथ शो में आने के लिए राजी कैसे कर लिया? कुछ देर पहले सूरज के वहां आने से भी वे सब अच्छे खासे शॉक्ड हो गए थे, लेकिन अब जब दिवाकर और तल्पेश वहां आ गए थे, तो सूरज के वहां आने की इम्पोर्टेंस अपने आप कम हो गई थी। तल्पेश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट बनी हुई थी। वो दिल ही दिल में वहां मौजूद कृतिका के अगेंस्ट खड़े सभी लोगों का मजाक उड़ा रहा था। उसने कमरे में मौजूद सभी लोगों पर नजर डाली। जो कुछ लावण्य और उसकी असिस्टेंट ने कृतिका को कहा था, दरवाजे के बाहर चुपचाप खड़े होकर उन्होंने वो सारी बातें सुन ली थी। वर्गीस के सामने खड़े होकर दिवाकर ने अपने दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में जोड़ लिया। हम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, इसलिए यहाँ आने में हमें देर हो गई। आप सबको हमारी वजह से इतनी देर तक इंतजार करना पड़ा, उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। तल्पेश भी दिवाकर की बात खत्म होने के तुरंत बाद बोल पड़ा, मैं दिवाकर सर के साथ ही यहाँ आया हूँ। एक्चुअल में हमारी फ्लाइट 2 घंटे डिले थी, इसी वजह से हमें आने में देर हो गई। आप लोगों को काफी देर तक हमारे यहाँ आने का इंतजार करना पड़ा और हमारी वजह से प्रोडक्शन हाउस को भी पता नहीं किस तरह का नुकसान उठाना पड़ गया। इसके लिए हम दोनों तहे दिल से शर्मिंदा हैं। वैसे क्या कोई हमें बताएगा कि हमारे देर से आने के कारण एक्चुअल में द एक्स फाइल्स के प्रोडक्शन हाउस को कौन सा नुकसान उठाना पड़ गया? ऊपर से देखने में सभी को ऐसा लग रहा था कि दिवाकर और तल्पेश दोनों ही कितने पोलाइट हैं, जो सभी लोगों से सिंसियरिटी के साथ माफी मांग रहे हैं। लेकिन सच तो ये था, जो कुछ भी यहाँ आने के बाद उन्होंने अब तक कहा था, वो सारी बातें किसी तीर की तरह कुछ खास लोगों के सीने में छेद कर रही थी। उनका खुद से ये कहना कि उन्होंने उस सभी को देर तक इंतजार करवाया और फिर ये कहना कि उनकी वजह से प्रोडक्शन हाउस को लॉस हुआ, इसका मतलब साफ था कि वे दोनों कुछ देर पहले ही वहां आ चुके थे और बाहर दरवाजे के पास चुपचाप खड़े होकर उन लोगों की बातें सुन रहे थे। वर्गीस को लगा कि वो टूनुस की प्रोडक्शन टीम को बेकार में ही ताना दे रहे थे। उसने कृतिका को एक सिंगल वर्ड तक नहीं कहा था। वो तो लावण्य थी, जो प्रोडक्शन हाउस का नाम लेकर कृतिका के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर रही थी। ना चाहते हुए भी वर्गीस ने बेरहमी से लावण्या को घूरा। अगर किसी पर्सनल रीजन की वजह से उस लड़की का टारगेट कृतिका है, तो वो उसे अपने बलबूते पर टारगेट करे। क्या जरूरत है उसे उसके प्रोडक्शन ग्रुप की टांग को इस सब के बीच खींचने की? अरे महिमा जी, आप भी यही हैं। महिमा के चेहरे पर आए एक्सप्रेशंस काफी सख्त थे और शर्मिंदगी भरे थे। उसने जल्दी से कहा, आपको आपको इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आते वक्त मैंने सुना कि इस शो की शूटिंग के बाद भी आपको किसी एक्टिंग प्रोजेक्ट के लिए यहाँ से जाना है। एक काम करते हैं, अभी चलते हैं और यहाँ की शूटिंग को जल्दी से जल्दी पूरा कर लेते हैं, ताकि आप तुरंत यहाँ से लौट सकें। दिवाकर ने कहा। महिमा थोड़ा और शर्मिंदा हो गई। "ह- 10 मिनट की देरी भी क्या देरी हुई? मुझे कोई जल्दी नहीं। आप लोग काफी जल्दबाजी में यहाँ आए हैं, इसलिए आप दोनों थक भी गए होंगे। आप दोनों पहले थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। क्या सच में? कल्पेश ने तपाक से कहा। आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम जरा भी थके नहीं हैं। आप यहाँ से जल्दी लौटना चाहती थी ना, तो हमें यहाँ की शूटिंग भी जल्दी पूरी कर लेनी चाहिए। आप बिल्कुल भी परेशान ना होए। हम लोग आपको टाइम पर बिना कोई देरी किए यहाँ से भेज देंगे। तल्पेश की इस बेरुखी से बेचारी महिमा का चेहरा ही उतर गया। दिवाकर और तल्पेश के यहाँ आने से पहले तक वो यहाँ मौजूद सबसे रिस्पेक्टेड और सीनियर पर्सन थी। अभी कुछ देर पहले तक बाकी सभी लोगों की तुलना में उसकी कही गई बातों की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा थी। इसलिए चाहे वो कुछ भी क्यों ना कहे, लोगों को उसकी बातों को सुनना ही पड़ता, और वो चाहे तो अपने मन से बाकी सभी को इग्नोर कर सकती थी। लेकिन दिवाकर और तल्पेश के सामने उसकी अहमियत किसी स्ट्रगलिंग एक्टर के जैसी थी, जिसे इंडस्ट्री के सीनियर जो चाहे कहकर फटकार लगा सकते थे। हो भी वैसा ही रहा था। दिवाकर और तल्पेश जितना कुछ उसे सुना रहे थे, उसके बाद वो अपना मुंह लटकाए हुए चुपचाप शर्मिंदा होने के लिए मजबूर थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि काश अभी यहाँ की लाइट चली जाती और अंधेरे का फायदा उठाकर वो खुद को किसी अंधेरे कमरे में जाकर छिपा लेती। काश की कृतिका ने पहले ही सबको बता दिया होता
कि उसने दिवाकर और तल्पेश को शो में पार्ट लेने के लिए इनवाइट किया है। अगर वो ऐसा करती तो वो उसे गलती से भी खरी खोटी नहीं सुनाती। उसने ये बात बताने से साफ साफ इनकार कर दिया। जरूर वो चाहती होगी कि हम उसे डांटने की गलती करें, जिससे कि बाद में खुद हमें उसके सामने बेइज्जत होना पड़ेगा। आखिर कृतिका के मन में क्या चल रहा था? बस दिवाकर और तलबेश को शो में बुला लेने से क्या वो खुद को कोई बहुत बड़ी तीस मार खा समझने लगी थी? क्या अभी थोड़ी देर पहले जो लोग भी कृतिका को टारगेट कर उसे बातें सुना रहे थे, उनकी बातों को सुनकर वो दिल ही दिल में उसका मजाक उड़ा रही थी? ये उसकी चाल थी, जिसमें वो सब फंस कर शर्मिंदा हो रहे थे। वर्गीस ने जल्दी से वहां बिगड़ते माहौल को सुधारने की कोशिश की। दिवा दिवाकर सर, तलवेश सर, क्या आप दोनों ही कृतिका की मिस्ट्री पार्टनर हैं? ये सवाल पूछकर वर्गीस सच में खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। देखो तो वो कितना ज्यादा शर्मिंदा है। बोलते वक्त उसकी आवाज तक कांपने लगी थी। लेकिन वो कांपता क्यों नहीं? वो था ही इतना एक्साइटेड। द एक्स फाइल्स अपने चौथी सीजन में था, लेकिन शो की ब्रॉडकास्टिंग को लेकर अब तक के समय में ऐसा मौका कभी नहीं आया जब शो में इतने बड़े लेवल के गेस्ट शामिल हो रहे थे। वो कभी इतने बड़े सेलिब्रिटीज को अपने शो में इनवाइट नहीं कर पाए थे। अब जब फाइनली उसके शो में बॉलीवुड के दो सबसे पॉपुलर सेलिब्रिटीज भाग ले रहे थे, तो वो एक्साइटेड क्यों नहीं होता? वो तो मन ही मन इस बारे में सोचने लगा कि जब इस एपिसोड को टेलीकास्ट किया जाएगा, तब इसे कितनी बवाल व्यूअरशिप मिलेगी। शो का ये एपिसोड निश्चित ही द परफॉर्मर के प्रीमियर एपिसोड को व्यूअरशिप के मामले में बड़ी मार्जिन से मात देने वाला था। क्योंकि दिवाकर एक डायरेक्टर था, तो आज से पहले ही उसने कभी किसी भी शो या फिल्म में एक छोटे से सीन में एक्टिंग नहीं की थी। अपनी फिल्मों के प्रमोशन को लेकर भी वो आज से पहले कभी किसी रियलिटी बेस्ड टीवी शो में नहीं गया था। इससे लोगों को अब तक लगता आया था कि उसे ऐसे शो में पार्टिसिपेट करना अपने स्टेटस के हिसाब से बेकार लगता है। लेकिन आज दिवाकर यहाँ उसके शो में पार्टिसिपेट करने के लिए आया था। वो फाइनली पहली बार किसी टीवी पर दिखाए जाने वाले शो में लोगों को दिखाई देने वाला था। वर्गीस खुशी के मारे सातवें आसमान पर पहुंच गया था। वो तो अब ये भी सोचने लग गया था कि कैसे वो इस एपिसोड की पब्लिसिटी करेगा। ये सिर्फ कृतिका का पहला टेलीविजन अपीयरेंस नहीं होने वाला था, उसके साथ साथ ये दिवाकर और तल्पेश का भी टेलीविजन अपीयरेंस होने वाला था। माय गॉड, ये तो सच में उन दोनों का टीवी पर पहला अपीयरेंस है। कुछ समय पहले तक तल्पेश एक प्रॉपर एक्टर था, लेकिन अपनी किसी भी फिल्म को प्रमोट करने के लिए वो कभी किसी टीवी शो में नहीं आया था। बाद में मिस्टर साइको के जरिए उसने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया और फिर उस फिल्म की रिलीज के बाद उसने लोगों के दिलों में जगह बना ली। प्रेजेंट टाइम में वो इंडस्ट्री में सबसे पॉपुलर सेलिब्रिटीज में से एक था। अगर आज कृतिका के साथ शो में अपीयर होने के लिए दिवाकर और सूरज दोनों में कोई भी यहाँ नहीं आता, तो तल्पेश अकेले ही उनकी कमी को अपनी पॉपुलैरिटी से पूरा कर देता। आज के एपिसोड की व्यूअरशिप रेटिंग को अकेले वो ही एक्सप्लोर करने के लिए काफी था। दिवाकर और सूरज का आज यहाँ तल्पेश के साथ मौजूद होना सोने पर सुहागा वाली बात थी। खुशी और एक्साइटमेंट के मारे वर्गीस पागल ही हुआ जा रहा था। वो रह रहकर खुशी के मारे कांपने लग जा रहा था। ऐसा होना लाजमी भी था। बॉलीवुड के तीन सबसे पॉपुलर सेलिब्रिटीज एक साथ। वर्गीस को लगा कि खुशी के मारे उसके सीने में दर्द सा उठने लगा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वे तीनों बारी बारी से अलग अलग एपिसोड के लिए उसके शो में आए? इससे द एक्स फाइल्स का हर एक एपिसोड व्यूअरशिप के मामले में छप्पर फाड़ कर ऊपर की तरफ उठता जाता। लेकिन उन तीनों को साथ में ही शो में आना था। कितना अच्छा होता कि वे अलग अलग द एक्स फाइल्स में आते। कृतिका ने गलत किया, बहुत गलत किया इस लड़की ने। वर्गीस कृतिका को शिकायती लहजे में देखने लगा। कृतिका सकपका गई। वर्गीस उसे ऐसे देख रहा था मानो उस लड़की ने उसके हाथ में बिजली की तार थमा दी थी, जिसकी वजह से उसे जोरदार झटका लगा था। देर से ही सही, लेकिन तुम ठीक समझ रहे हो, दिवाकर ने मुस्कुराते हुए कहा। कृतिका मेरी मुंह बोली भतीजी है और ये उसका पहला टेलीविजन अपीयरेंस। ऐसे में मुझे तो उसकी हेल्प के लिए आना ही था। जब मुझे पता चला कि वो सेलिब्रिटी की तलाश में है और अलग अलग सेलिब्रिटीज से कांटेक्ट कर रही है, लेकिन उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया, तो शुरू में तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। लेकिन बाद में मैंने खुद उससे बात की और उसकी हेल्प के लिए चला आया।
ये बात सुनकर सभी शॉक्ड हो गए। कृतिका ने उसे इनवाइट नहीं किया था, बल्कि वो दिवाकर था जो खुद से कृतिका की हेल्प करने के लिए आगे आया था। क्या वो सच में उसे इतना मानता था? कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि कृतिका दिवाकर की रिलेटिव है। उनका तो यूजर नेम भी एक नहीं था। वर्गीस चिढ़ उठा। किसने कहा कि इंडस्ट्री में कृतिका का कोई कनेक्शन नहीं है? वो सूरज की होने वाली सिस्टर इन लॉ थी, दिवाकर उसका अंकल था। अगर इन रिश्तों के बाद भी कोई कहे कि इंडस्ट्री में उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो लोग सच में बेवकूफ हैं। कृतिका ने जिसके भी साथ अब तक काम किया था, उन सभी के साथ उसकी गहरी दोस्ती थी। कम से कम दिवाकर के होते हुए उसे इस बात की तो कभी चिंता नहीं होने वाली थी कि इंडस्ट्री में उसके पास किसी सर्टेन टाइम में कोई एक्टिंग वर्क नहीं होगा। तब उनके बीच तल्पेश ने कहा, मेरे साथ भी इसने यही किया। इस लड़की ने संबित और हितेन को कॉल कर उनसे कहा कि वे लोग उसकी हेल्प करें, लेकिन इसने मुझे कॉल करना जरूरी नहीं समझा। ये लड़की भूल गई कि मैं इसकी बड़े भाई जैसा हूँ। आपकी बार वर्गीस के माथे से पसीने की एक बूंद बह निकली। तल्पेश कृतिका का मुंह बोला भाई है, लेकिन तल्पेश तो दिवाकर को अपना बड़ा भाई मानता था और कृतिका और दिवाकर के बीच का रिश्ता अंकल और भतीजी का है। फिर तल्पेश भी तो कृतिका का अंकल ही हुआ ना। ये तिकड़ी कुछ ज्यादा ही उलझे हुए रिश्तों को मेंटेन कर रही है। तल्पेश वर्गीस के चेहरे पर आई उलझन को थोड़ा बहुत समझ चुका था। उसने मुस्कुराते हुए बात को आगे बढ़ा दिया। हमारी छोड़ो, इस लड़की ने तो सूरज को भी खुद से यहाँ इस शो में आने के लिए इनवाइट ही नहीं किया। सूरज को हितेन और कृतिका के बीच हुई बातचीत के दौरान पता चला कि कृतिका को हेल्प की जरूरत है। देखा जाए तो हमसे हेल्प न मांगने को लेकर बारी बारी से इस लड़की ने हम तीनों से ही डांट खाई है। वर्गीस ने अपने सिर को पकड़ लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों खुद ही कृतिका की हेल्प करने के लिए आगे आए हैं, वो भी बिना कृतिका की उन लोगों से हेल्प मांगे बगैर। लावण्या के चेहरे के एक्सप्रेशंस तब से बिगड़ गए थे जब से तल्पेश और दिवाकर ने वहां कदम रखा था। उसका दिल बैठा जा रहा था। शुरुआत से ही उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि दिवाकर और तल्पेश कृतिका की खातिर वहां आए थे। लेकिन वर्गीस के उन दोनों से किए गए सवाल के जवाब में जब उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की, तो उसे ऐसा लगने लगा जैसे आज उसके सिर पर पूरा का पूरा आसमान ही आ गिरा है। मानो आकाश से कोई बिजली उस पर गिर पड़ी है और अब उसकी हालत जरा भी ठीक नहीं। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? लावण्या के हाथ लगातार कांप रहे थे। उसका कांपना जायज भी था। आखिर दिवाकर, तल्पेश और सूरज कृतिका के मिस्ट्री गेस्ट जो थे। जिस लड़की को इंडस्ट्री में आए इतना कम वक्त हुआ है, उसने कैसे इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट बना लिया? अभी तो इंडस्ट्री में किसी को उसका दोस्त भी नहीं होना चाहिए था। लावण्या ने अभी कुछ वक्त पहले ही न्यू वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। उन्होंने लावण्या को स्पेशल ट्रीटमेंट देने में भी कोई कमी नहीं की थी। महिमा को उसके साथ शो में आने के लिए राजी करने के लिए उन्होंने महिमा को एक मोटी रकम दी थी। लेकिन कृतिका, उसे तो दिवाकर, तल्पेश और सूरज में से किसी को यहाँ बुलाने के लिए एक पैसा भी नहीं देना पड़ा था। जिस तरह का रिश्ता उन्होंने कृतिका से बना रखा है, वैसे में अगर कृतिका ने उन तीनों को पैसे देने की बात भी की होगी, तो उन्होंने उन पैसों को साफ साफ लेने से इनकार कर दिया होगा। अब उसे समझ में आ रहा था कि द एक्स फाइल्स के प्रोडक्शन ग्रुप ने क्यों उसे ये नहीं बतलाया कि आज के एपिसोड में उसे किसके साथ कम्पीट करना है। वो इसे सीक्रेट रखना चाहते थे। एक्चुअल में वो कृतिका के लिए इस बात को एक सीक्रेट रखना चाह रहे थे। वैसे उनका इस बात को उससे छिपाए रखना भी उनकी बेवकूफी ही थी। अगर उसे मालूम भी चल जाता कि शो के इस एपिसोड में कृतिका दिवाकर और तल्पेश को अपने साथ शो में लाने वाली है, तो भी वो उन दोनों से ज्यादा रिस्पेक्टेड और पॉपुलर सेलिब्रिटी को इस शो में कृतिका के अगेंस्ट नहीं ला पाती। एक तरफ वर्गीस था जो खुशी के मारे कांप रहा था, दूसरी तरफ लावण्या जो घबराहट, डर और गुस्से के मारे कांप रही थी। क्या कृतिका को उससे कोई प्रॉब्लम थी, या फिर उसे कृतिका से कोई रियल प्रॉब्लम थी? उसने कृतिका को इस कदर कैसे नाराज कर दिया, जो वो उसे इस शो में जान से मार डालने की कोशिश कर रही थी। दिवाकर और तल्पेश दोनों की लास्ट मूवी के हिट होने से पहले बॉलीवुड का सबसे बड़ा और फेमस डायरेक्टर मिलन था। इंडस्ट्री का हर एक एक्टर, चाहे वो कितना भी पॉपुलर क्यों ना हो, सबके साथ मिलन की मूवी में काम करने के मौके की तलाश में लगे रहते थे। लावण्या भी मिलन के साथ काम करने के मौके की तलाश में थी।
बड़ी मुश्किल से उसने उसकी मूवी बैटल ऑफ इंद्रावत में काम हासिल किया, लेकिन आखिर में उस मूवी का सामना कृतिका की मिस्टर साइको से हो गया। कृतिका तब तक उस मूवी को टारगेट करती रही जब तक कि बैटल ऑफ इंद्रावत पूरी तरह से फ्लॉप नहीं हो गई। उस फिल्म के फ्लॉप होने से उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा था। उस फिल्म में मिलन के साथ काम कर वो ना तो अपने करियर को आगे बढ़ा पाई, ना ही उसका फेम बढ़ा और ना ही फिल्मों में काम करने की उसकी प्राइस बढ़ी। और तो और ओबरॉय कॉरपोरेशन ने उसे 6 महीने के लिए इंडस्ट्री से बैन भी कर दिया। ओबरॉय कॉरपोरेशन के साथ के उसके कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद उसने जैसे तैसे न्यू वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को ज्वाइन किया था। इंडस्ट्री में वापस से आने को लेकर वो काफी एक्साइटेड थी। उसने अपनी सारी उम्मीदें द एक्स फाइल से लगा रखी थी। न्यू वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के बैक सपोर्ट के साथ और उनके नाम को अपने नाम के साथ जोड़कर वो पहली बार एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में वापस कदम रख रही थी। वो उस प्रोडक्शन हाउस को ये दिखाना चाहती थी कि उसे साइन कर उन्होंने कोई गलती नहीं की है। अगर उन्हें लगता कि वो उनकी तरफ से दी जा रही रिसोर्सेस को पाने और इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है, तो इस बार उसका करियर ढलान की ओर नहीं बढ़ता, बल्कि खत्म ही हो जाता। उसकी अहमियत किसी यंग एक्ट्रेस से भी कम हो जाती, जिसने इंडस्ट्री में हाल फिलहाल में कदम रखा हो। इसलिए चाहे जो भी हो, लावण्या कृतिका के साथ इस फ्रेंडली लेकिन कॉम्पिटिटिव लड़ाई को हार नहीं सकती थी। लेकिन उसकी बुरी किस्मत यहाँ भी उसका साथ नहीं दे रही थी। जिस कृतिका को वो एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर आगे बढ़ना चाहती थी, वो किसी विशाल चट्टान की तरह उसके सामने आ खड़ी हुई थी। एक सी लिस्ट एक्ट्रेस जिसने अभी अभी इंडस्ट्री में कदम रखा था, वो कैसे उससे कंपेयर की जा सकती थी? यहाँ आने के बाद जब उसने सूरज आहूजा को कृतिका के सपोर्ट में आते हुए देखा, तो उसे लगा कि वो इकलौता बंदा है जो उसके सपोर्ट में यहाँ आया है। बस उस अकेले को यहाँ देख वो खुशी से पागल हुए जा रही थी। उसे लग रहा था कि अब तो उसकी जीत पक्की है। ये सोचने के बाद कि कैसे कृतिका की वजह से उसे ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लावण्या ने सोचा कि वो आज गिन गिन कर उस लड़की से बदला लेगी। उसे जहां भी जैसे भी मौका मिला वो कृतिका को नीचा दिखाती रही, उसका मजाक उड़ाती रही। लेकिन उसे क्या पता था कि पलक झपकने भर की देर में उस लड़की की सपोर्ट में वान दिवाकर और तलबेज जैसे नामी गिरामी डायरेक्टर्स आ जाएंगे। इन तीन फेमस लोगों के होते हुए लावण्या कृतिका को कैसे हरा सकती थी? आज की पूरी लाइमलाइट कृतिका उससे छीन लेने वाली थी और उसे बस एक छोटी सी सीढ़ी समझा जाने वाला था, जिस पर चढ़ने में कृतिका को बस 3 कदम लेने पड़ते। वो 3 कदम थे सूरज, दिवाकर और तलपेश। न्यू वर्ल्ड एंटरटेनमेंट का बेहिसाब पैसे खर्च कर उसके हेल्प के लिए महिमा को हायर करना अब उसके और उनके कोई काम नहीं आने वाला था। पता नहीं वो कैसे अपने प्रोडक्शन हाउस को ये बताएगी कि आज वो ये कंपटीशन कृतिका से हार जाने वाली है। हेलो दिवाकर सर, हेलो तल्पेश सर। उस पल में द एक्स फाइल्स का हेड डायरेक्टर अतेश वहां भागते हुए आया। स्टूडियो के किसी स्टाफ से उसे खबर मिल चुकी थी कि उसके स्टूडियो में कौन आया हुआ है, लेकिन जिस स्टाफ ने उसे ये खबर दी थी उसे ये मालूम नहीं था कि दिवाकर और तल्पेश यहाँ कृतिका की हेल्प के लिए आए थे। जैसे ही अदेश बैकस्टेज आया, उसने सबसे पहले दिवाकर और तल्पेश को वेलकम किया। फिर उसने उनके यहाँ आने का कारण पूछा। आप दोनों यहाँ कैसे? सच कहूँ तो अपने स्टूडियो में आप दोनों को देखकर मेरे डायरेक्शन करियर का एक सपना पूरा हो गया है। मैं हमेशा से चाहता था कि एक दिन आप दोनों मेरे स्टूडियो में आए। आज आप दोनों ने मेरा वो सपना, मेरी चाहत पूरी कर दी। कल्पेश मुस्कुरा उठा। फिर उसने उसके सवाल का जवाब दिया। हम यहाँ ऋतिका के कारण आए हैं। एपिसोड के लास्ट सेगमेंट में हम उसके मिस्ट्री गेस्ट हैं। आप दोनों? अर्देश ने हैरान होते हुए सवाल किया। हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो दिवाकर सर यहाँ क्यों आते? कल्पेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दिवाकर सर स्क्रिप्ट को डायरेक्ट और अरेंज करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ वो स्क्रिप्ट के एक हिस्से को खुद भी एक्ट करते हुए नजर आएंगे। क्या? दिवाकर सर ने खुद से स्क्रिप्ट को अरेंज किया है? ऑडियंस तो ये जानने के बाद सदमे में ही चली जाएगी। कृतिका के 3 गेस्ट में से 2 डायरेक्टर थे, वो भी काफी ऊंचे दर्जे के। ऐसे में उनका इस्तेमाल शो को डायरेक्ट और अरेंज करने के लिए नहीं करना सच में एक बड़ी बेवकूफी होती।
लेकिन देखा जाए तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो ये थी कि दिवाकर मैक्स ओके चैनल के स्टूडियो एक शो के एक सिंगल एपिसोड के एक सिंगल सेगमेंट जो कि बस 20 मिनट का था उसको डायरेक्ट करने के लिए आया था। सिर्फ 20 मिनट के लिए उसका अपनी डायरेक्शन स्किल्स को यूज करना सच में बहुत बड़े मौके को बर्बाद करने जैसा था। उसका शो में आना शो की उम्मीदों के दायरे से आगे निकल जाने जैसा था। इतने बड़े डायरेक्टर को किसी मूवी से नीचे कुछ भी डायरेक्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन कृतिका के लिए यहाँ आकर वो उसके अगेंस्ट खड़ी लावण्या को एक तरह से बुली करने का काम कर रहा था। लावण्या सच में कृतिका के कारण बुली की जा रही थी। वो बेचारी तो डर और घबराहट के कारण अब एक्टिंग ही करना भूल जाएगी। चाहे वो कितनी भी अच्छी एक्टिंग क्यों ना कर ले, वो काफी नहीं होगा। दो पॉपुलर डायरेक्टर और एक ए लिस्ट सेलिब्रिटी, क्या उनसे लावण्या की टीम को कंपेयर किया जा सकता था? बिल्कुल भी नहीं। अर्देश ने पलटकर वर्गीस की तरफ देखा। वो इशारों में ही उससे कंफर्म करना चाहता था कि जो अभी अभी दिवाकर और तल्पेश ने कहा क्या वो सच है। हाँ, वर्गीस ने उसके सवाल का जवाब इशारे से दिया। हरदेश मुस्कुरा उठा। फिर उसने पलटकर कहा, दिवाकर सर और तल्पेश सर दोनों अभी अभी यहाँ आए। उन्हें थोड़ी देर रेस्ट की जरूरत है और मेकअप की भी। लेकिन सर स्टेज पर जाने का वक्त हो गया है। हमारे पास और इंतजार करने का वक्त नहीं है। अर्देश के असिस्टेंट ने कहा। ऐसी बात है तो फिर इस आखिरी सेगमेंट में पहले लावण्या के परफॉर्म करने की अरेंजमेंट करो। अर्देश ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनते ही लावण्या का चेहरा सख्त हो गया। एक्स फाइल में पार्टिसिपेट करने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर उसने साइन किया था उसमें ये बात साफ साफ मेंशन थी कि शो के आखिरी सेगमेंट उससे पहले उसके ओपोनेंट को परफॉर्म करना होगा। लेकिन फिर अचानक से ये बदलाव वो लोग कैसे कर सकते थे? शो के आखिर में परफॉर्म करना यानी कि उसका परफॉर्मेंस शो का ग्रैंड फिनाले होता। इससे ये भी साबित होता कि उसका खुद का स्टेटस अपने ओपोनेंट से बड़ा और बेहतर है। लेकिन अब अर्देश चाहता था कि वो फिनाले में परफॉर्म करने की जगह उससे पहले अपने परफॉर्मेंस दे। ये सरासर गलत है। अर्देश सर, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के वक्त हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। शो का आखिरी परफॉर्मेंस मेरा होना चाहिए, ना कि कृतिका का, लावण्या ने कहा। हालांकि वो जानती थी कि अब वो इस कंपटीशन को जीत नहीं सकती है, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से एक जीत तोड़ कोशिश तो कर ही सकती थी। लावण्या, तुम देख रही हो ना कि दिवाकर सर और तल्पेश सर अभी अभी यहाँ पहुंचे हैं। उनका मेकअप होना बाकी है। ऐसे में स्टेज पर जाने में उन्हें देर हो जाएगी और हम ऑडियंस को तो इतना इंतजार नहीं करवा सकते ना। हरदेश ने एक तीखी मुस्कुराहट के साथ कहा। वैसे भी स्टेज पर पहले कौन जाता है कौन बाद में, ये ज्यादा मायने नहीं रखता। आखिर में तुम दोनों को स्टेज पर जाना ही है। लावण्या प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करो। इंडस्ट्री के सबसे बड़े दो डायरेक्टर्स अभी इस वक्त यहाँ मौजूद है। अगर तुम अभी हमारे साथ कोऑपरेट करती हो तो तुम भी दिवाकर सर और तल्पेश सर की गुड लिस्ट में आ जाओगी। इधर स्टेज पर तुम्हारी परफॉर्मेंस पूरी होगी, उधर मेकअप आर्टिस्ट अपना काम पूरा कर लेंगे। बस इतनी सी तो बात है। बेचारी लावण्या से आगे कुछ नहीं कहते बना। अर्देश को सच में बहाना बनाना अच्छे से आता था। वो बस इतना चाहता था कि किसी तरह से दिवाकर और तल्पेश शो के ग्रैंड फिनाले में ही परफॉर्म करें, ताकि प्रोडक्शन हाउस पर और शो की व्यूअरशिप पर इसका असर बेहतर हो। अर्देश ने काफी चालाकी से उनके मेकअप का बहाना बनाया था। इस एक्सक्यूज पर किसी का भी सवाल उठा पाना इम्पॉसिबल था। इस घटनाक्रम के बाद उस असिस्टेंट ने जल्दी से लावण्या से कहा, तो फिर लावण्या, तुम जल्दी से स्टेज पर जाओ। होस्ट शाहिद कब से तुम लोगों के स्टेज पर जाने का इंतजार कर रहा है। लावण्या ने लाचारी में महिमा और सुब्रतों से कहा, ठीक है फिर हम स्टेज पर चलते हैं। महिमा ने लावण्या के कंधे को थपथपाया, मानो वो उसे दिलासा दे रही हो। लावण्या की मैनेजर महक और उसकी असिस्टेंट सप्या दोनों ही उसके साथ स्टेज की तरफ गई। स्टेज के करीब पहुंचने पर महक ने लावण्या को गौर से देखा। इस वक्त लावण्या मानो किसी सदमे में थी। उसका पूरा चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। वो समझ गई थी जो कुछ अभी अभी हुआ है उससे लावण्या बुरी तरह से अफेक्टेड हो गई है। महक ने धीमी आवाज में लावण्या से कहा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो लावण्या, तुम्हें नॉर्मल रहकर परफॉर्म करने की जरूरत है। ये तो साफ है कि कृतिका यहाँ पूरी लाइमलाइट हासिल करने के लिए आई है।
दिवाकर और तल्पेश के उसकी तरफ होने की वजह से वो सारी लाइमलाइट भी ले जाएगी और तुम दोनों के बीच के कंपटीशन को जीत भी जाएगी। लेकिन दिवाकर और तल्पेश को उसका यहाँ लाना पूरी तरह से अच्छा भी नहीं है। महक ने अपनी आवाज को और भी धीमा कर लिया। वहां बज रहे म्यूजिक के बीच अब बस लावण्या ही उसकी आवाज को सुन सकती थी, वो भी गौर करने पर। दिवाकर और तल्पेश दोनों ही ऑडियंस को अपनी तरफ आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। उन दोनों को यहाँ बुलाकर कृतिका ने काफी चालाकी दिखाई है, लेकिन उसकी ये चालाकी अब उसी पर भारी पड़ने वाली है। वो ऑडियंस का अटेंशन पाना चाहती है, लेकिन तल्पेश और दिवाकर के उसके साथ परफॉर्म करने के कारण ऑडियंस का सारा अटेंशन अकेले उन दोनों पर ही रहेगा। उनकी नजरें उससे हटने नहीं वाली हैं और कृतिका पर किसी का ध्यान एक पल के लिए भी नहीं जाएगा। महक की बातों को सुनने के बाद फाइनली लावण्या के मन में उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। इधर महक ने आगे कहना जारी रखा, इसलिए अब तुम्हें बस ध्यान रखना है कि अपनी तरफ से तुम्हारा आज का फाइनल परफॉर्मेंस तुम्हारा अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हो। तुम्हें किसी भी तरह के स्ट्रेस को लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस कंफर्टेबल होकर अपनी परफॉर्मेंस दो। कई बार ऐसे मौके पर तुम चीजों की फिक्र जितनी कम करोगी, उतना ही तुम्हारा परफॉर्मेंस लेवल और बेहतर होता जाएगा।